एक ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इनके भी स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट्स इनमें देखो। एक होता है H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसका एक नाम और होता है फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक। इसका इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? देखो, मान लिया +1 × 3 + x माइनस x इक्वल टू x माना, जैसे +1 होती है ऑक्सीजन स्टेट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +1 है। इसका स्ट्रक्चर होता है ये कैसा है? मोनोबेसिक, डाइबेसिक, क्या है? इसमें तीनों एच एसिडिक नहीं है, एक ही एच एसिडिक है। ये प्रोटिक एसिड है, प्रोटिक, इसका एसिडिक कैरेक्टर रिलीज ऑफ एच के कारण है, प्रोटिक है लेकिन मोनोबेसिक है। ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड ये आ जाएगा +2, पर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में फॉस्फोरस स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा +2 क्योंकि ये खींच ऊपर, यहाँ पे आएगा यहाँ -1 और ये फिर से +1, अल्टीमेटली में क्या होगा? +1 है ना। अच्छा, ये जो पीएच बॉन्ड है, ये पीएच बॉन्ड सा रिड्यूसिंग इन नेचर, क्योंकि पीएच में H- है, तो पीएच बॉन्ड में क्या होता है, अगर इसमें टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, कि ये खुद अपने आप को H- से ऑक्सीडाइज कर ले तो दूसरी चीज़ों को रिड्यूस करता है, वो चलो बाद में रिएक्शन वाला पर अभी नहीं। तो ये H3PO2 हो गया, मोनोबेसिक एसिड, ये स्ट्रक्चर। देन आता है H3PO3, इसको बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। इसके अंदर दे आर 2 pH बॉन्ड एंड 1 POH बॉन्ड, 1 PO बॉन्ड, P डबल बॉन्ड हो, 1 POH, ये एसिडिक है और ये नॉन एसिडिक है जो pH बॉन्ड्स। H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, या इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड, इसमें फॉस्फोरस कितना है ऑक्सीजन स्टेट? +3 आएगा। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट आएगा, आप क्या करके देख लो, +3 - 6, ये x, ये इक्वल टू 0, ये आपके +1 × 3 +3 + x - 6 इक्वल टू 0, तो x कम्स, ये हो जाएगा +3। इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राडेस्ट, ये भी sp3, और इसमें जो पाई बॉन्ड है ये PO, ये पाई बॉन्ड का नेचर है 3p पाई
2p पाई, नहीं 3p पाई भी नहीं, 3d पाई, क्योंकि इसका क्या हुआ, फॉस्फोरस के तीनों p तो यूज हो गए, तो 3d पाई 2p पाई। दिस इज अगेन ये कैसा है, डाइबेसिक, दिस इज डाइबेसिक, प्रोटीन तो है डाइबेसिक। फिर एक आता है पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट +3 होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन स्टेट फॉस्फोरस का +3। ये है ऐसे सोचो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 से पानी निकाल लिया गया -1, आपके पास H4P2। यहाँ पे भी ये sp3 डाई बेसिक है, 2 OH है इसमें, और p पाई d पाई बॉन्ड है वो जो है, और ये ऑक्सीजन sp3 है। इस सिस्टम का डायमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल। भाई ये टेट्राहेड्रल, जैसे ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन ये इसके अराउंड टेट्राहेड्रल, ये 4 इसके अराउंड टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स आपस में जोड़ दिए, तो डायमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल। ये भी +3 वाला है। फिर आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो कम, और जैसे आपके पास अगर ऐसा हो, जैसे यहाँ पे था फॉस्फोरस एसिड, ये होते हैं क्या, +3 वाले, अस कम एक ज़्यादा, हाइपो उससे भी कम, जैसे फॉस्फोरस में +3 होता है, हाइपो में उससे कम ऑक्सीजन +1 मिला। जैसे यहाँ पे अस था, फॉस्फोरिक में +5 वाले होते हैं, और +5 से कम, जैसे फर्स्ट हो गया 3, एक हो गया इस वाले केस में 5, लेकिन अब एक और अस के बीच में अगर कुछ है तो उसको हाइपो फॉस्फोरिक बोल देंगे, फॉस्फोरिक +5 है, तो अगर प्लस, जैसे एक होता है हाइपो फॉस्फोरिक कभी पर यूज कर लें, जैसे यहाँ पे पर वाला नॉन के नहीं होता, और पर यूज करना ज़्यादा, क्लोरिक एसिड होता है +5, पर क्लोरिक एसिड +7, हाइपो कम पर ज़्यादा, जैसे यहाँ पे एक और अस, जो इस वाले सीरीज में अस +3 एक +5, अब अस से भी कम है, +3 से भी, तो हाइपो यूज हो रहा है, और +5 मैक्सिमम होता है फॉस्फोरस का, लेकिन +5 और +3 के बीच वाला जो है उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं हाइपो फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक में +5 उससे कम, लेकिन ये अस नहीं होगा, +3 तो अस कहलाता है, तो +4 वाला होगा। तो ये क्या होता है, ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एक्चुअली H3PO4 होता है, अभी आगे आएगा, तो उसमें
क्या हो जाएगा, H4P2O6 P2O बेसिसिटी, मतलब यहाँ पे H3PO4 से क्या किया, दो को जोड़ के दो OH निकाल दिए और PP जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो +4 आएगा, चलो +4 2x - x इज स्ट्रक्चर देखो तो क्या हो, +1 +1 +2, ये इक्वली डिवाइडेड +4 हो गया। हाइब्रिडेशन sp3, तो ये हो गया। इसकी बेसिसिटी स्ट्रक्चर हमने बनाया फिर भी 4, बेसिसिटी 4, तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, इसमें फॉस्फोरिक एसिड कितना होगा, +5, फॉस्फोरस है +5, जो कि मैक्सिमम होता है फॉस्फोरस का। इसका स्ट्रक्चर बेसिसिटी ट्राइबेसिक प्रोटीन, लेकिन एक बात ये है, मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, H3PO3 ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसकी बेसिसिटी 1, ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण वाटर से जब रिएक्ट करता है तो उसका लोन पे लेके OH लेता है, मतलब प्लस वाटर गिव्स द रिएक्शन BOH4 माइनस प्लस H प्लस, या दो वाटर को तो H3O प्लस, तो यहाँ पे ये एक लुईस एसिड की तरह काम किया। तो ये मोनोबेसिक है, एक लोन पेयर ले रहा है, एक OH ले रहा है, लेकिन ये एप्रोटिक है, इसका एसिडिक कैरेक्टर प्रोटॉन रिलीजिंग एजेंट नहीं है। अच्छा, ऑर्थोफॉस्फोरिक हो गया, ट्राइबेसिक, ये p-pi-d-pi बॉन्ड ही है, ट्राइबेसिक है। देन पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, पायरो मतलब क्या होता है, हीट करते हैं और वाटर निकाल देते हैं, तो दो मॉलिक्यूल H3PO4 के हीट करो और पानी निकाल दो तो क्या बन जाएगा, H3PO4 है, तो पहले H6P2O8, उसमें से वाटर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, H4P2O7। ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी +5 ही होगी, इसका स्ट्रक्चर होगा डाइमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल, ये भी, और बेसिसिटी 4 है ना, बेसिसिटी कितनी होगी 40. फिर एक होता है लास्ट, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जब एग्जाम रहता है कि सल्फर के ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, सल्फर के में पिछले 10 ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर देखे थे,
तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे इसमें अभी आप देखो क्वेश्चन आ जाए कि जैसे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड दे दिया, इसमें पीपी लिंक होता है नहीं होता है, तो यहाँ पे पीपी लिंक केवल एक ही में हाइपोफॉस्फोरिक, और किसी में पीपी लिंक नहीं है। इसमें पीओपी लिंक है लेकिन पीपी लिंक केवल इसके अंदर है। ऑक्सीजन स्टेट भी यहाँ पे +5 +4। फिर एक है मेटाफॉस्फोरिक then a metaphosphoric acid, फॉस्फोरिक, इसके दो होते हैं साइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटा ये ऐसा होता है HPO3N। साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसका HPO3N, N कैन बी 2, मतलब N की वैल्यू 2, 3, 4, 5। तो इसमें जैसा कि ये 2 है तो डाईसाइक्लो, यस मेटाफॉस्फेट, ट्राईसाइक्लो, इस तरह से। तो इसमें से HPO3 2 है तो आपका हो जाएगा ऐसा, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें POP जो होंगे वो ऑल्टरनेट होंगे। तो इसमें 2 फॉस्फोरस 2 ऑक्सीजन, ये वो हो गया, इसमें रिंग साइज 4 की हो गई, और यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन स्टेट +5 होगा। देखो चाहे तो इस पर ओरो भी, इस पर चार्ज 0 होना चाहिए, टोटल भी इस पर भी 0, तो ये हो जाए +1 -6, तो ये प्लस, जैसे कि 3 हो जाए ऐसा हो जाए। जैसे ये पहला वाला हो जाएगा साइक्लो, इसमें फॉस्फोरस कितना है, जैसे इस वाले का नाम है साइक्लोट्राई, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक। बेसिसिटी 3, ट्राईसाइक्लो बताएगा कि रिंग 3 होगी, एक्चुअली रिंग तो एक ही है, तो साइक्लो के बाद सही रहेगा।
ट्राई साइक्लो लगता है जैसे साइक्लो के लिए 3 है, पर रिंग तो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो एक ही है, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। वो साइक्लो डाई, इसकी बेसिस भी 2 है। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? इसमें साइक्लिक था, इसमें स्ट्रेट हो, जैसे मान लो जो हमारा वो था पायरोफॉस्फोरिक एसिड, वो भी एक इसी टाइप का था। उसमें क्या था, डाई मेट, जैसे पॉलीमेटा है ना, तो डाई मेटाफॉस्फोरिक। इसमें क्या हुआ कि इसका मतलब जैसे इसमें आपने 2 मॉलिक्यूल जोड़े, 1 वाटर निकाल दिया, फिर आपने मतलब 3 मॉलिक्यूल जोड़े, ये ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। 3 मॉलिक्यूल जोड़े, कितने पानी निकाल दिए? 2। फिर 1 जोड़ा, 3 निकाल दिए। तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसा होगा? ऐसे सोचो, अगर इसका हमने n मॉलिक्यूल्स इसके कंडेंस किए, वाटर कितना निकाला? n-1। तो ये हो गया H3n, और यहाँ पे कितना हो गया H? 2n-2, 2n-2। तो जितना है ये सब्ट्रैक्ट कर दो, T-n और O 4n माइनस H n+2 Tn O 3n+। जैसे जब अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़े तो क्या बना फॉर्मूला? H4 O7, ये बना था पायरोफॉस्फोरिक एसिड। 3 जोड़ेंगे तो H5 P3 O10 N3। 3 मॉलिक्यूल को आपस में कंडेंस किया लीनियरली, साइक्लिक नहीं बनाया, लीनियरली। ऑक्सीजन स्टेट में इसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन स्टेट में ऑलवेज +5 होगा। कैसे? +n+2 +xn, इसका मतलब x है, -6n+2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हुआ? =0। तो यहाँ पे ये कट गया, -2 + 2, तो nx = क्या हो गया? 5 है, x क्या होगा? +5 होगा। समझे? ये इसका फॉर्मूला हो गया। 3 है तो ये हो जाएगा ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, 4 है तो टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इस तरीके से। और वहाँ पे साइक्लो ट्राई ऐसे बस वहाँ साइक्लो आगे आ जाएगा। ऑक्सीजन दोनों में +5, लेकिन फॉर्मूला अलग अलग है। स्टेट वाले का ऐसा है, वहाँ पे HPO3n, यहाँ पे HN+2 PnO3n+। बेसिसिटी कितनी होगी? 2 वाले की बेसिसिटी कितनी थी? 2 वाले की बेसिसिटी 4 थी, और भाई बेसिकली हमारे पास 3 वाले की बेसिसिटी कितनी है? 3 वाले की बेसिसिटी कितनी आती है? इसमें एक्चुअली 1 में 3 होता है, 2 जुड़ते हैं तो 1 कम हो जाता है, 3 जुड़ते हैं तो 2 कम हो जाते हैं। तो आपके पास अगर n मॉलिक्यूल जुड़े तो बेसिसिटी n की पहले कितनी थी?
3n, क्योंकि हर की 3 थी, पर कम कितने हो जाते हैं n-1 जुड़ने से। जब 2 जुड़े तो कितना कम हुआ था, 1 कम हो गया था, 3 और 2 कम हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2n + 1। जैसे अब n2 है तो n2 वाले का 2 जोड़े तो 2 कम हो गई, 2 जोड़े तो 2 कम हो गया ना। एक जो अगर आपस में 2 जोड़े मॉलिक्यूल तो 4 हुआ था, तो 4 हुआ तो कम कितना हुआ 6 से। 2 जोड़ने पे जब केवल 2 जोड़ते थे, जब केवल हमने 2 मॉलिक्यूल जोड़े तो कम कितना हो गया था, इसका भी 1 कम, इसका भी 1 कम, तो 2 कम हो गए थे। तो यानी n जोड़ने पे n कम हो जाएंगे, 2 जोड़ने पे 2, तो n जोड़ने पे n कम हो जाएंगे। कितना हो गया 2n, तो बेसिसिटी 2n। तो अगर 2 जोड़े तो क्या हुआ 4, 3 हुए तो 6। यानी जितना n है, ये जो है ये वैल्यू जितनी है उतनी ही उसकी बेसिसिटी है। हर एक मॉलिक्यूल से एक ही फॉस्फोरस आता है, तो जितनी आप फॉस्फोरिक एसिड आपस में जोड़ोगे उतना क्या होगा, उतना फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल जोड़े होंगे तो उतनी उसकी बेसिसिटी, और उतना उसका आपका ये n है, तो बेसिसिटी 2n हो जाएगी, बेसिसिटी 2n हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस वाले को बोलेंगे पॉली ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसमें ऐसे पॉली इसीलिए मैं पॉली इसीलिए कि इसमें 2 है, जैसे पॉलीमर में होता तो एक पॉली हट जाएगा, तो डाई मेटा, ट्राई मेटा, टेट्रा मेटा ऐसा हो जाएगा। साइक्लो तो जैसे वहाँ इसलिए रहना है क्योंकि साइक्लो तो रिंग के लिए है, पर ये पॉली इज फॉर द नंबर्स। अगर नंबर फिक्स हो गया तो अपना पॉली हट के स्पेसिफिक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ एन रहा तो पॉली मेटा फॉस्फोरस। तो ये चीज़, तो ये फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर है। +3 वाले 2 मिलते हैं, हाइपो एक फॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस और पायरोफॉस्फोरस। +1 वाला केवल 1 मिलता है, हाइपोफॉस्फोरस। 4 वाला केवल 1 मिलता है, हाइपोफॉस्फोरिक। और +5 वाले कैसे तो एक तो फॉस्फोरिक मिलता है, फिर एक पायरोफॉस्फोरिक, या उसको तो उसी में आ जाता है कैटेगरी में, चाहे तो अलग से याद रखो पायरोफॉस्फोरिक, लेकिन वो तो क्या हो गया डाई मेटा फॉस्फोरिक एसिड में आ गया, और एक साइक्लो अच्छा एक देखो, एक ऑक्सीजन स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए स्टॉक नोटेशन करके जर्मन केमिस्ट थे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास AuCl, मतलब मेटल की ऑक्सीजन स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब AuCl है तो इसमें Cl-1 है, Au+1 है। एक तो ठीक है भाई, कोई जगह ऑक्सीजन स्टेट Au कितना है गोल्ड +1, लेकिन इसको हम अगर ऐसे लिख देंगे तो मतलब ये 1 के लिए रोमन न्यूमरल यूज कर लिया, तो ये स्टॉक नोटेशन Au का। अब जैसे AuCl3, तो इसको स्टॉक नोटेशन कैसे लिखेंगे, Au तो इनको लिखो जो बुक में, कोई बुक में वैसे तो काम का नहीं है, बुक में दिया इसलिए
बताए, क्वेश्चन भी दिया है। इन सबको स्टॉक रोटेशन में कौन सा HAuCl4। तो यहाँ पे क्या होगा, H+1 Cl-4 हो जाएगा टोटल। तो HAu +3 है ना, Tl2 थैलियम ऑक्साइड, Tl ऑक्साइड का -2, थैलियम +1। ये Fe2O3 में Fe कितना है, Fe कितना है, +3। इसमें CuI में Cu हाउ मच, व्हाट इज द I क्या होगा, -1, हेलोजन है। यूजुअली हेलोजन का मिलाकर -1 होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये +1 होगा, ये Cu। ये Cu Mn का भी ऐसा है, और ये ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखो। ये तो बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है इट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड, अब जो चीज़ रिड्यूस हुई दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे Cu2O plus Cu2S Cu plus SO, identify whether this reaction is a redox reaction or not.
If it is redox, then which one is oxidizing, which one is reducing, which is reducing agent, which is oxidizing agent. सल्फाइड्स में सल्फर क्या होता है, मेटल के जगह सल्फर बना रहे कंपाउंड, तो सल्फाइड का सल्फर में -2 होता है, जैसे ऑक्साइड्स का होता है। तो यहाँ पे क्या ऑक्साइड स्टेट्स होंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वही राइट द ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्साइड कितना होगा, यहाँ पे यहाँ प्योर मेटल है, यहाँ सल्फ ऑक्सीजन -2, सल्फर प्लस, सल्फर प्लस। तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, एलिमेंट तो सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हुआ। तो देखिए इस वाले कंपाउंड देखो, ऑक्सीजन अनचेंज था, अभी -2 यहाँ -2, पर इधर कॉपर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ, क्यों, एक ही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, मतलब इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये रिड्यूस हो रहा है, हेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, तो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, सल्फर, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऑक्सीजन, एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे नेट चेंज दे, कॉपर के 2 एटम, कॉपर +1 से क्या हो रहा है, 0, यानी एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +1 से 0 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, 2 ने 2 गेन किए होंगे, और सल्फर -2 से 4 बन रहा है, कितना लूज किया होगा, 6, -2 से 4 मतलब 6, 4 -2, बढ़ रहा है तो डिफरेंस, और घट रहा है तो भी डिफरेंस, घट रहा है तो डिफरेंस इक्वल टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बढ़ रहा है तो रिमूवल। तो इसमें 6 लूज हुए और 2 गेन हुए, अल्टीमेटली तो क्या हुए, लूज, एंड इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हेंस बात समझ में आई मेरी, कॉपर +1 से 0 हुआ तो उसका चेंज हुआ 1, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि उसका कम हो रहा है, पहले डिफरेंस निकाल, 0 -1 यानी डिफरेंस चाहिए, माइनस+ नहीं चाहिए, तो 1 का डिफरेंस 1 आया, पर क्योंकि कम हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, 2 ने कितना गेन किया, 2, पर सल्फर का 6, 4 -2, 6 डिफरेंस आ रहा है, पर बढ़ रहा है तो लूज हो रहा है, तो 6 लूज हो रहा है, 2 गेन हो रहा है, तो अल्टीमेटली 4 लूज हो रहा है पर मॉलिक्यूल, यानी इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये तो डेफिनेट बात है, और एनालाइज भी करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। अब द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, जैसे पहला है कॉम्बिनेशन।
जैसे A प्लस बी तो या तो दोनों एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो रहा हो, either A and B or both A and B must be in the elemental form for such a reaction to be redox। क्योंकि एक्चुअली जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन जो कि कॉम्बिनेशन हो जाए CaO प्लस CO2 मतलब कंबाइन किया CaCO3 बना, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? CaO में कैल्शियम कितना है? +2। CO2 में ये -2 और ये +4, यहाँ पे ये +2, कार्बन +4 ही, ऑक्सीजन -2 ही है, यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, कंबाइन हो गए बट नो चेंज। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ लेकिन नॉन रेडॉक्स हुआ, जो नहीं कि हर रिएक्शन रेडॉक्स कैटेगरी में आई। पर ये क्या बोले, अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रेडॉक्स होना है तो इनमें से किसी एक को एलिमेंटल फॉर्म में होना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल है C+ टाइप, अब बुक में दिया इसलिए थोड़ा सा था, बाकी हमें आइडेंटिफाई करना आना मोर इम्पोर्टेंट है। टाइप और कोई इतना ऐसे पूछते नहीं, पर फिर भी कोई JEE मेन और में NCERT से पेपर बनता है, इसलिए हल्का सा उस नोशन की बात हम कर रहे हैं। CO2 ये क्या हुआ, कार्बन यहाँ पे क्या हुआ 0, ऑक्सीजन यहाँ पे प्योर स्टेट में है, ये तो प्योर स्टेट है ना, 0, ओजोन हो ऑक्सीजन हो, कंपाउंड होंगे तब। यहाँ इधर -2 और ये +4, तो ये रेडॉक्स हो गया। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, और रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिडक्टेंट, और ये जो चीज खुद रिड्यूस हुई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली रिएक्शन। सेकेंड, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन फॉर्म अ कंपाउंड मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो क्या क्या हो रहा है। CH4 प्लस O2 कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, CO2 एंड वाटर। आइडेंटिफाई करो क्या चीज ऑक्सीडाइज, क्या चीज। मैग्नीशियम कितना ऑक्सीजन स्टेट, 0 प्योर स्टेट मेटल। नाइट्रोजन का 0 प्योर स्टेट में। Mg3N2 में मैग्नीशियम, हर कंपाउंड में जो एल्काइन अर्थ मेटल होता है इट शोज +2। मैग्नीशियम इज एन एल्काइन अर्थ मेटल, तो इसका +2, नाइट्रोजन अकॉर्डिंगली -3। 2 × 3 6 हो गया तो -3, इसीलिए इसको नाइट्राइड बोल रहे हैं। नाइट्राइड मतलब N पे -3, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कोई आपस में ऐड हो रहे हैं, A B मिलकर C, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ये। इसमें अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट क्या है,
CH4 में कार्बन क्या है? CH4 में कार्बन, हाइड्रोजन में कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का प्लस मतलब 2.1 होता है पॉलिंग स्केल में। तो कार्बन हमने स्ट्रक्चर से देखा था लास्ट क्लास में चीज़ें, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा सी पे, H प्लस 0, यहाँ पे कार्बन क्या होगा? +4, -4 से +4, ऑक्सीजन -2 ही है, और ये -4 से +4, इट इज लूजिंग हाउ मेनी? 8। और वाटर में ये +1, ये -2, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग, या 0 था, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉम्बाइन हो ही रहे हैं, मिलके दो ऐसे हैं, कॉम्बाइन होकर कॉम्बिनेशन। फिर है एक, ये तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किस टाइप का हुआ रिएक्शन कि आपके पास वही XY कुछ है, प्रोवाइडेड ये रेडॉक्स हो। जैसे कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं, तो ये तो अगेन नॉन रेडॉक्स है, इट इज अ नॉन रेडॉक्स। लेकिन जैसे वाटर H2N O2, NaH सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोजन, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClN ऑक्सीजन, आइडेंटिफाई। रेडॉक्स है नहीं है तो क्या रिड्यूस क्या ऑक्सीडाइज, और सब डिकम्पोज हो ही रहा है। वाटर में क्या है? ऑक्सीजन स्टेट्स +1 -2 है ना, ऑक्सीजन का -2 हो, तो ये यहाँ प्योर स्टेट में अगर चीज़ है, मेटल हो या हाइड्रोजन H2 O2 N2 Cl2 F2 सब 0, ओजोन में भी O0, तो इसमें क्या हुआ? एक्चुअली ये रेडॉक्स है, पर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि एक ही कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसका हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन, तो इसी ने लूज किया, इसी ने वापस गेन करके खा दिया। पर ये रेडॉक्स रिएक्शन है। हाइड्रोजन इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, -2 से ये NaH में क्या स्थिति है? NaH में सोडियम, एल्कली मेटल्स अपने सब कंपाउंड में, अनलेस दे आर प्योर स्टेट में N इज
जीरो, पर बाकी सब कंपाउंड में एल्कली मेटल्स +1, एल्काइल मेटल +2, फ्लोरीन प्योर को छोड़ के हमेशा -1। तो यहाँ पे ये +1 ओवरऑल 0 है, तो ये -1 0 0, ये ऑक्सीडाइज होके बना, ये KCO3 में K क्या होगा +1, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसे। ऑक्सीजन -2 × 3 -6, ये क्या हो गया +5। यहाँ पे +1 -1 और ये 0। KCO3 का Cl is getting reduced, oxygen is getting oxidized, oxygen element is getting oxidized। मतलब यही लूज भी कर रहा है और यही गेन भी कर रहा है। फिर आता है थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में an ion or an atom in a compound is replaced by an ion or an atom of another element, इसको डिनोट करते हैं x + yz xy। यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हो गया, ये आ गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ। इस वाले बुक में ऐसे लिखा, तो ये देखो यहाँ पे y डिस्प्लेस हुआ इससे, इस x ने y को डिस्प्लेस कर दिया। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट दो तरीके के आपको, एक तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो एक मेटल जब दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है तो उसमें आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, है ना, थोड़ा पढ़ा इस बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होते हैं एलिमेंट, वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो उसमें मतलब अभी हम जैसा वैसे तो ये चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब 12th क्लास में पूरा चैप्टर आता है, पर थोड़ा सा रेडॉक्स में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हल्का सा आइडिया दिया है गैल्वेनिक सेल का। तो हम एक बार रेडॉक्स की बैलेंसिंग को पढ़ेंगे। पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, हायर एलिमेंट जो होता है उसको, उस सीरीज़ में क्या होता है जो आपने पढ़ा है, वो उसमें मेटल्स या जो एलिमेंट्स हैं, उसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं बीच में, हाइड्रोजन भी होता है। तो उसमें दे आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, कह सकते हो कि दे आर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। अच्छा, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है उसकी पावर कैसे हो जाएगी, जैसे ऊपर वाला इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी वो ऑक्सीडाइज होने है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर जो ज़्यादा, जितना ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। जैसे वहाँ पे एक सीरीज जो होती है नॉन, आपके पास मैग्नीशियम है, वो कॉपर से ऊपर होता है, तो उस सीरीज को याद भी रख सकते हो इंपॉर्टेंट एलिमेंट के लिए। तो एक देखो ये लिखो, इससे ये पता चला कौन सा मेटल किसको, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो एक ये लिखो,
lithium. Linda, please stop calling me a careless zebra carnivore. I like, however, calling myself peaceful smart goat. तो पोटेशियम, सोडियम, स्टॉप, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा कार्बन, जिंक, क्रोमियम, आयरन, लैंड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, मरकरी और नोबल मेटल्स में नीचे होते हैं, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड। यानी लिथियम की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा है कंपेयर टू नीचे वालों से। तो जो इसमें ऊपर है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जैसे आपके पास ऑक्सीजन, जैसे हाँ ये वाला, जैसे ये लिथियम है और यहाँ पे पोटेशियम का कोई सॉल्ट है, तो ये उसको डिस्प्लेस कर सकता है। अच्छा, इसके बीच में भी 4 एलिमेंट होते हैं, आई और लाइक के बीच में। कैडमियम, कोबाल्ट और निकल एंड टिन। कैडबरी चॉकलेट नाइस स्नैक। पर ये आई और इसके बीच इस ऑर्डर। कैडबरी एक, ये आपका कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन। फिर ये तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि जो ऊपर वाला मेटल है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसके सॉल्ट जो नीचे है। और इसमें ये तो हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट। और कहीं का ऐसा भी होता है कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। तो जो एलिमेंट ये ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन के कंपाउंड से, वाटर से, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हाइड्रोजन से, यूजुअली हाइड्रोजन से जो मेटल ऊपर है सीरीज में, वो हाइड्रोजन के कंपाउंड वाटर या एसिड से हाइड्रोजन को H2 बना देते हैं और खुद सॉल्ट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ रिएक्शंस ये तो हो गया। जैसे अभी तक हमने क्या, जैसे यहाँ पे आज हम हल्का सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यहाँ पे डिस्कशन किया है वो लेटर पार्ट में करेंगे। जैसे अभी तो हमने कल ही क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्वालिटेटिवली पढ़ा है, पर इस चीज़ को एक न्यूमेरिकल वैल्यू में ही मेजर किया जाता है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब हर एक एलिमेंट का एक न्यूमेरिकल कि जैसे वो मेटल है तो मेटल से पहले बनेगा गैस बनेगा, फिर गैस से आयन बनेगा, फिर आयन से हाइड्रोलाइज होकर एक्वस बनेगा। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी मेटल का ऑक्सीडेशन। वहीं पे Cl गैस या Cl2 है, Cl2 क्या होगा, पहले Cl डिसोसिएट होगा, 2Cl गैसियस, फिर एनायन बनेगा, इलेक्ट्रो एफिनिटी, और फिर हाइड्रेशन होके Cl-, तो रिडक्शन कहलाएगा। तो इस टेंडेंसी को, जैसे किसी स्पीसीज़ का रिड्यूस होना है तो उसको एक मैथमेटिकल वैल्यू देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ ए स्पीसीज, मान लो मुझे दिया है किसी चीज़ का E नॉट, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन कि गैसेज है तो 1 बार प्रेशर पे
एक्वस स्पीसीज ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन पे टेम्परेचर 298 केल्विन, तो E0 Cu2 प्लस से Cu, ये क्या बता रहा है कि क्यूप्रिक आयन रिड्यूस हो रहा है। तो इसकी वजह से कुछ वैल्यू दी हुई है x वोल्ट, तो ये कहलाएगा क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल। मान लो मुझे 2 आयन की, और ये आगे अगर ऊपर नॉट लगा है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो जनरली पहले हमको डेटा स्टैंडर्ड कंडीशन वाले ही दिए होंगे, और अभी 11th क्लास में तो मैं स्टैंडर्ड कंडीशन वाले ही चाहिए। फिर ऐसा भी होता है कि कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो गई, अल्टीमेटली हमें इसी से मतलब है। हो सकता है किसी का रिडक्शन स्टैंडर्ड वैल्यू ज़्यादा हो, पर बाकी चीज़ें मिला जुला के अल्टीमेटली नेट फाइनल वैल्यू कम भी हो जाए, पर अभी हमको स्टैंडर्ड से ही मतलब है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, एक्वस स्पीसीज 1 मोलर, गैसियस स्पीसीज 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। पहले 1 एटमॉस्फेयर देते थे, नए कन्वेंशन में 1 बार देते, बहुत फर्क नहीं है। तो ये वजह से मान लो किसी इसकी वैल्यू है 0.3 वोल्ट, और एक है E0 Ag प्लस से Ag 0.8 वोल्ट। रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यूप्रिक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर प्लस आयन। तो जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी, इट इज़ अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ दैट आयन टू गेट रिड्यूस। द आयन विल गेट मोर इजीली रिड्यूस, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू इसकी है 0.8 की। Ag plus ion has a higher tendency under standard condition to reduce than cupric ion, यानी कि दोनों को compete करना पड़ जाए तो पहले कौन रिड्यूस होगा? Ag प्लस, और बेटर जो रिड्यूस पहले होगा वो बेटर ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, इसी की रिवर्स टेंडेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे अगर क्यूप्रिक से कॉपर इतना है x है, तो कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हो गई, तो वैल्यू उसकी रिवर्स हो जाएगी। तो जैसे आपको बोल दिया Ag M से M2 प्लस, तो ये वैल्यू अगर आपको 0.7 वोल्ट दिए सपोज, और एक N का दिया हुआ है N से N3 प्लस, ये लेट से आपको दिया 0.9 वोल्ट, तो इसमें ये दोनों क्या है? ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। जिसकी वैल्यू हायर है वो पहले ज़्यादा टेंडेंसी रखता है ऑक्सीडाइज होने की, यानी इन दोनों में कंपीट होगा M और N में, तो पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? ये N का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, इट इज़ बेटर रिड्यूस। तो एक्चुअली ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखी गई है। दिस सीरीज इज रिटन एज डिक्रीजिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन करने दिखती है, Li से Li प्लस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है K से K प्लस। तभी क्या हुआ, Li ने पोटेशियम के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि Li की टेंडेंसी ज़्यादा है प्लस बनने की कंपेयर टू K प्लस, तो K रिड्यूस हो गया, Li ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है। बाकी इसको हम एक बार बाद में भी जैसे कुछ क्वेश्चंस वो भी इस पर बेस्ड हैं, पर एक आइडिया दिया कि मतलब ये जो अभी तक तो हम जो पढ़ते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल से हम ये पढ़ते थे ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो अब हमने जैसा देखा कि वो एक अल्टीमेटली न्यूमेरिकल, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें एक्चुअली एग्जैक्टली ई सेल निकालना पड़ेगा कि EMF कितना है, तो हमें ये सब चीज़ें लगेगी, वहाँ ये वैल्यूज़ यूज होती दी होती है हमें, ठीक है। तो अभी चलो वापस रिएक्शंस पे आते हैं। पहले कुछ मेटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। कॉपर सल्फेट
ये रिएक्शन मोस्ट कॉमन जो हमारे जो पेंसिल सेल हैं, डैनियल सेल, उसमें यही रिएक्शन होती है। कॉपर सल्फेट जिंक, जिंक कहाँ पे, जिंक किधर है, ऊपर या नीचे? जिंक कॉपर से ऊपर है ना, पहले है। तो जिंक विल बी एबल टू डिस्प्लेस कॉपर। तो ये रिएक्शन हो गई जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है, अब ये सेल वो कैसे बनाते हैं ज़्यादा आइडिया हम इसको देखेंगे, क्योंकि आपके बुक में 11वीं क्लास में, ऑल दो 12th में पूरा ही चैप्टर है, पर 11वीं में भी थोड़ा सा पीछे एक दो न्यूमेरिकल भी दिए हैं और थ्योरी भी दिए। तो हम एक बार रेडॉक्स एक्शन बैलेंसिंग और के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट भी, गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं, क्योंकि मान लो हम भाई गैल्वेनिक सेल का पर्पस क्या है, गैल्वेनिक सेल मेनली करता क्या है कि जो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स जैसे इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे ना, ऐसे अगर आप कंटेनर में डाल दोगे एक संग, आपने कॉपर सल्फेट लिया और उसमें जिंक पीस डाल दिए, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इनमें नेचुरल टेंडेंसी ये है, आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर एक ही सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रही है तो आपका कोई ऐसा सच फ़ायदा, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ से फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक सॉल्यूशन में निकला इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया। पर अब अगर इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन खुद होती है, तो अगर इस नेचुरल टेंडेंसी एक लूज़ करेगा एक गेन करेगा अपने आप ही, अगर मैं ये लॉस और गेन के बीच में कुछ ऐसा करूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से लूज़ हो रहे हैं और जिधर गेन हो रहे हैं उसके बीच में मैं अगर एक कंडक्टिंग वायर लगा दूँ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सके, तो क्या होगा, और टेंडेंसी स्टिल मेंटेन रहे, तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, वो कंडक्टिंग वायर के थ्रू है। एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करना इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर मैं ऐसा कोई मेरे पास रिएक्शन है तो उसके दो टर्मिनल्स के बीच में, मतलब कुछ मैं ऐसा कर सकूं कि ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन, अभी तो क्या हुआ, दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया, तब तो क्या हुआ, एक से निकला दूसरे में चला गया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एज सच इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बेसिकली इस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उनकी अभी हम आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, उन रिएक्शन में एक गिब्स एनर्जी जो होती है उनकी नेगेटिव होती है, तो दैट इज़ द केमिकल एनर्जी। तो जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, खुद होने वाले हैं, उनकी अगर वो गिब्स एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हम क्रिएट नहीं करते, हम केवल एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम वो जो गिब्स एनर्जी है केमिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, इसकी जो टेंडेंसी है ये वाली, उसमें जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है गेन हो रहा है, उसमें लॉस और गेन के बीच में ये किसी अगर कंडक्टिंग वायर के थ्रू मूव कर जाए तो दैट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। हम यही काम जो गैल्वेनिक सेल है उसमें करते हैं कि हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को, ऑक्सीडाइज होने वाली और रिड्यूस होने वाली को सेपरेट कंटेनर में कर देते हैं और उससे कंडक्टर से ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टिल क्योंकि कंडक्टर से ज्वाइन को तो क्या होगा, अकेला एक इलेक्ट्रॉन तो लूज हो नहीं सकता जब तक कोई रिसीवर नहीं हो, पर कंडक्टर इंश्योर्स कि अगर लूज हो रहा है तो दूसरे के पास पहुंच जाए। तो इस तरह से वो मिक्सिंग भी नहीं रहती, और एक ने लूज किया दूसरे को गेन करना है, पर इन बिटवीन वो फ्लो कहाँ से होगा, वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर, तो दैट विल क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो हम एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को जब हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो दो गैल्वेनिक सेल का काम है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम बाहर से एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है तो वाटर खुद तो H2O2 नहीं बन जाता, पर हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसको तोड़ते हैं, मतलब वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इन्वर्टर रोड में हम यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो हम जैसा अरेंजमेंट को बाद में देखेंगे भी, पर डैनियल सेल जो पेंसिल सेल होता है उसमें मेन रिएक्शन यही होती है।
तो इसमें ये +2 0 मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर, जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर। फिर ये देखो V2O5, तो इसमें कैल्शियम वैनेडियम से ऊपर होता है, वैनेडियम यहाँ है भी नहीं, तो वैनेडियम से ऊपर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वैनेडियम। ये V2O5 में वैनेडियम कितना होगा? +5 0। टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4, कैल्शियम नहीं, तो बनेगा टाइटेनियम सेपरेट हो जाएगा MgCl2। इनफैक्ट इस तरीके को मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। फिर बहुत से मेटल्स जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, तो उनको अलग करना है, तो इसको ये टाइटेनियम, ये जो रिएक्शन है ये टाइटेनियम की मेटलर्जी में यूज़ होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉल्स प्रोसेस। Cr2O3 chromium oxide, aluminium, aluminium is above chromium, तो ये बन जाएगा क्या? Al2O3 alumina and chromium। टाइटेनियम इसमें दिया नहीं है, तो काफ़ी नीचे होता है, मैग्नीशियम से काफ़ी नीचे होता है, मतलब इनमें भी काफ़ी नीचे, मतलब इनसे ऊपर होगा लेकिन मैग्नीशियम से काफ़ी नीचे। ये तो हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट के केसेस हो गए। सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा? तो कैल्शियम प्लस वाटर, देखो वाटर मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे डिफरेंस कम हो, जैसे सोडियम इज क्वाइट अप कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये वाटर से भी डिस्प्लेस कर देगा और काफ़ी आराम से फास्ट डिस्प्लेस करेगा। NaOH हाइड्रोजन, कैल्शियम भी काफ़ी ऊपर ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। रेट को एनालाइज कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है वो किस फास्ट रेट से इवॉल्व हो रहा है। इट इज़ अ कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिएक्शन कितना इजीली हो रही है। लेकिन मैग्नीशियम ऊपर तो है, लेकिन मैग्नीशियम फिर धीरे धीरे क्या होता है, डिफरेंस इनके बीच में कम होता है। तो जैसे ये कोल्ड वाटर से भी हो जाएगा, पर यहाँ पे हल्का सा वार्म वाटर लगेगा।
मैग्नीशियम। अब आयरन में तो काफी क्लोज आ गया, आयरन और ये तो ऐसे आ गए है ना, काफी क्लोज ही आ गए। तो आयरन में देखो, आयरन तो ऐसे तो पानी डालने से हाइड्रोजन निकलता नहीं है आयरन ब्लॉक पे, आयरन के अंदर पानी कुछ नहीं होता है। इवन नॉर्मल थोड़ा सा गर्म पानी में भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये स्टीम होना पड़ेगा। तब Fe3O4 प्लस हाइड्रो Fe2O3 प्लस Fe3O4 भी कम होगा, पर यहाँ पे Fe2O3 Fe3 प्लस में ही जाएगा। Fe3O4 तो मिक्स्ड ऑक्साइड हो जाएगा, इसमें भी रिएक्शन एक वो भी होती है, लेकिन यहाँ पे Fe2O3 बनेगा, Fe3 प्लस ही बनेगा। अच्छा हाँ, सोडियम, हाँ सोडियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन सोडियम ऑक्साइड पानी से कर जाएगा ना। हाँ वो तो ही, वाटर तो लिक्विड एक्सेस में ही, हम जब किसी मेटल डालेंगे पानी तो ज़्यादा ही, ठीक है ना। मैनी, अच्छा ये देखो यहाँ पे लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम, आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस, ये एक्चुअली यहाँ पे दोनों में हीटिंग चाहिए, ये नॉर्मल ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर जाएगा, कोल्ड वाटर से। लेकिन अगर वाटर की जगह हमारे पास एसिड, तो एसिड से अगर सोडियम और रिएक्ट करें तो बहुत ही फास्ट रिएक्ट करेंगे, पर एसिड से, क्योंकि एसिड खुद आयोनिक है, आयन से, तो एसिड से मैग्नीशियम एसिड के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। जैसे आपके ये बोला है, मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स में इवन बी प्रोड्यूस्ड बाय सच मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते, वो भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। कैडमियम एंड टिन, कैडमियम टिन क्या हुआ, और नीचे आ गए, आयरन से भी नीचे आ गए, आयरन क्या हुआ वहीं पे आ गए चीज़ है ना, तो उसमें कोई आई लाइक और नीचे आ गए, उसके बीच में आई लाइक के बीच में कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, तो ये सब क्या होंगे, ये और कम रिएक्टिव हो गए, तो ये इवन स्टीम से भी नहीं देंगे, लेकिन एसिड से ये रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऊपर ही है, हाइड्रोजन तो ऊपर ही है। अब फिर जिंक HCl आसानी से हो जाएगा, MgHCl, कभी जिंक वाटर इतनी आसानी से नहीं बनता, जिंक पर इसके बहुत डिफरेंस नहीं है, पर जिंक HCl ZnCl2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग, हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया बना, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, Mg प्लस HCl MgCl2 हाइड्रोजन, आयरन प्लस HCl FeCl2 हाइड्रोजन। तो ये इनफैक्ट ये सब रिएक्शंस हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज करते हैं, H2 को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये आपके एक तो ये रिएक्शंस हो गए, ठीक है ना। फिर अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला होगा, जो रिड्यूस आसानी से हो जाए। तो फ्लोरीन से F माइनस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है या Cl माइनस, F माइनस एक्वस, क्यों, ऑल्दो इलेक्ट्रोएफिनिटी Cl की ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो उसमें उसके साथ एक्वस भी बनता है, और हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा होगी, छोटी साइज होने का। तो F2 से F माइनस बनना ईजियर है, उसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है कंपेयर टू क्लोरीन से क्लोराइड का, देन ब्रोमीन से ब्रोमाइड का, देन आयोडीन से आयोडाइड का। तो इसीलिए अगर आपके पास क्लोरीन प्लस KBr, तो क्या ये रिएक्शन हो सकता है, क्लोरीन है 0 ऑक्सीजन स्टेट,
अगर रिएक्शन नंबर क्या ये वाली रिएक्शन पॉसिबल KCl प्लस ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ब्रोमाइड तो हो सकता है कि क्लोरीन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन ब्रोमीन। काम हो रहा है, तो क्लोरीन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बेहतर है, तो यहाँ तो रिड्यूस ही हो रहा है देन ब्रोमीन। रिवर्स में क्या हो रहा है, ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है, पर हमने देखा क्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि रिड्यूस आसानी से होता है, तो इट्स अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर जैसे फिर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है एक स्पीसीज की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिड्यूस होने की टेंडेंसी। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ज़्यादा इजीली रिड्यूस हो रहा है। पर जो ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी वो बेटर क्या है, खुद ऑक्सीडाइज हो तो दूसरे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और जो मोर इजीली रिड्यूस हो रहा है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है देन क्लोरीन। भाई फ्लोरीन से F- बनने को आप क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, यानी इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इट्स ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन बेटर देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, खुद रिड्यूस हो गया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ये काम ये नहीं हो पाएगा, यू कांट डू दिस, इट विल नॉट हैपन, ये नहीं हो पाएगा। क्लोरीन KI को भी कर सकता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या किया, इसने आयोडाइड को डिस्प्लेस कर दिया। ब्रोमीन KI के संग रिएक्ट कर सकता है, कि ब्रोमीन ऊपर है, KBr ये भी हो सकता है। Fluorine is so powerful oxidizing agent, very high reduction potential, कि फ्लोरीन जो है वाटर से जब रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन, HF प्लस खुद रिड्यूस हो गया और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर। यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हो, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो। 0 से -1, और फिर एक रिएक्शन होती है, तो ये रेडॉक्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई, डिकम्पोजिशन देख लिया, कॉम्बिनेशन देख लिया। अब एक रिएक्शन होती है डिस्प्रपोर्शनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। डिस्प्रपोर्शनेशन disproportionation reaction, auto-oxidation, auto-reduction. A kind of redox reaction in which the same compound oxidizes as well as reduces. वही कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ, उसने लूज भी किया, और उसी ने उसके पहले कुछ मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गए, जैसे H2O
H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करते हैं तो वाटर एंड ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन स्टेट्स निकालो पहले इसकी, फाइंड द ऑक्सीजन स्टेट्स, जिससे आइडिया लगाओ क्या ऑक्सीजन हुआ, क्या रिड्यूस हुआ। Every disproportionation reaction is a redox reaction, but every redox is not. H2O2 में ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही, ऑक्साइड लिंक होता है माइनस, यहाँ वाटर में वाटर -2, और यहाँ हाइड्रोजन वहाँ भी +1 यहाँ भी +1 है। तो यहाँ क्या हुआ, ये चीज़ क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुआ, -1 से -2 क्या हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ, कम हुआ, मैथमेटिकली कम हुआ, तो इट्स अ रिडक्शन। और ये ऑक्सीडेशन, पर इसमें हो क्या रहा है, H2O2 ही रिड्यूस हो रहा है, तो H2O2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम कंपाउंड गेटिंग रिड्यूस्ड एंड सेम कंपाउंड गेटिंग, मतलब इसमें क्या H2O2 से रिएक्ट कर रहा हो, कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे और कुछ गेन कर रहे होंगे, तो इट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ H2O2। जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हुआ, दैट कंपाउंड इज सेड टू अंडरगोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन। फिर जैसे तो ये हो गया येलो फॉस्फोरस या व्हाइट फॉस्फोरस P4 इन एल्कलाइन मीडियम changes to phosphine H2PO2 minus. Yellow phosphorus in alkaline medium changes to PH3 phosphine and H2PO2 minus क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था ना, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसमें तो एक ही H एसिडिक होता था, तो जो आप बेस लोगे उससे क्या वो एक H निकल जाएगा, सॉल्ट जैसे आप यहाँ पे NaOH लिया तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, वो हाइपोफॉस्फरस था, हो जाएगा हाइपोफॉस्फाइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट्स क्या हुई, फॉस्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन, बहुत पूछा है एक्शन, फॉस्फोरस इधर -3, फॉस्फोरस इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन देन, और यहाँ ये बताओ क्या होगा, H2PO2 माइनस में P क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट इन्हीं को हम बैलेंस करना सीखें। कितना होगा, +1, वही सोडियम हाइपो, तो जो उसमें था आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में, यहाँ सॉल्ट बन गया, H2 का 2 फॉस्फोरस X -4 इक्वल टू -1, तो सॉल्व हो गया +1 आएगा। यहाँ ये +1 माइनस टोटल चार्ज, तो देखो ये क्या हो गया, रिडक्शन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सेम कंपाउंड रिड्यूसिंग, सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ
येलो फॉस्फोरस या वाइट फॉस्फोरस इन एल्कलाइन कंडीशन टू गिव फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ये हाइपोफॉस्फाइट आयन। तो दिस इज, ये था डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये था डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस। तीसरा S8 रोम्बिक सल्फर प्लस OH माइनस, अगेन एल्कलाइन, gives sulfide and thiosulfate। बाकी वाटर और होगा वो सब तो बैलेंस करके तो आएगा, मेन अभी। तो यहां देखो एसिड में सल्फर कितना है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन एसिड, प्योर स्टेट 0। एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज एसिड, पक्का ड्रिंक स्ट्रक्चर बोलते हैं या ग्राउंड स्ट्रक्चर। इससे ये हुआ, इसमें कितना हुआ सल्फर, थायोसल्फेट में। अच्छा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखने के लिए एवरेज ऑक्सीजन स्टेट से भी काम चलेगा। जब तक यहाँ पे हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि सल्फर के 2 ऑक्सीजन स्टेट हैं, एवरेज से काम चलेगा। हमने पढ़ा था वैसे लास्ट क्लास में कि थायोसल्फेट ऐसा होता है, यह था थायोसल्फेट, सल्फेट से बनता था, जिसमें ये था कितना +6 और ये था माइनस, तो ये sp3 है, ये sp2 था, तो उसके कारण ये अट्रैक्ट कर लेता था। तो इसका एवरेज +2 है, पर अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट, एक की 6 एक की -2, डिफरेंस 8। लेकिन अगर आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता करना है तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट अलग अलग, एवरेज से भी काम चलेगा। तो एवरेज यहाँ पे कैसे निकलेगा, 2x -6 इक्वल टू x इक्वल टू, ऑक्सीडाइज क्या हुआ सल्फर, एसिड से थायोसल्फेट, रिड्यूस क्या हुआ सल्फर, एसिड से सल्फाइड। तो इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर in alkaline medium to give sulfide and thiosulfate। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये जो 4-5 रिएक्शंस दी हुए डिसप्रोपोर्शनेशन की, बहुत मतलब ये जो चैप्टर है रेडॉक्स वाला, इसका यूज़ कैसे करते हैं ना, इसमें से कोई जो पीछे एक्सरसाइज में चैप्टर में जो रिएक्शंस दिए गए उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनमें जो रिएक्शंस दिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उससे। तो ये हुआ, ये सल्फर का डिसप्रोपोर्शनेशन, ये येलो फॉस्फोरस का, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्लोरीन को अगर कोल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन के संग रिएक्ट किया जाए तो इट गिव्स Cl- एंड ClO-। क्लोरीन ये 0 है, क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, यानी आइडिया बताया वैसे मेरे को, हाइपोक्लोराइट, इट इज हाइपोक्लोराइट, ये तो क्लोराइड है। ClO2- क्लोराइड, ClO3- क्लोरेट और ClO4- अच्छा, Cl2 यहाँ 0 है, Cl 0 है, Cl में -1 है, यहाँ क्या होगा Cl, ये -1 ओवरऑल चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे -2,
Cl पे। तो ये क्या हुआ, क्लोरीन क्लोराइड में रिड्यूस और क्लोरीन हाइपोक्लोराइड में ऑक्सीडाइज। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसमें वो जो क्लोराइड हाइपोक्लोराइड आयन है वो इम्पोर्टेंट स्पीशीज होती है। वो हाइपोक्लोराइड की टेंडेंसी होती है खुद काफी कम में ऑक्सीडाइज होने की। तो ये हाइपोक्लोराइड जो है वो खुद भी एक ऑक्सीडाइजेशन काम भी कर सकता है, खुद क्लोरीन में चेंज हो सकता है। तो अभी जो पहले तो ये रिएक्शन, लेकिन यही रिएक्शन अगर हॉट एल्कलाइन में होगी, कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट है और ये हीट एंड कंडीशन, तो इट विल बी Cl माइनस एंड ClO3 माइनस। क्या ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है? ये तो डिस्प्रपोर्शन ही, क्या ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है? Cl माइनस और यहाँ Cl कितना है +5, क्लोरीन +5। तो ये भी इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ क्लोरीन, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन। बस कंडीशंस आर मेकिंग क्लोराइड से हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड है क्लोरेट। इनफैक्ट ब्रोमीन एंड आयोडीन आल्सो बिहेव इन सिमिलर मैनर। ये हमेशा ब्रोमीन है, मतलब हर केस। हाँ होगा इन जनरल, मतलब ब्रोमीन की वजह से होता है, ऐसा हो जाएगा। कोल्ड है तो Bro माइनस, हॉट है तो Bro3 माइनस, ऐसे बस वहाँ पे Br हो जाएगा। एक है तो ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ किसका, हेलोजन का। फ्लोरीन को छोड़ के हेलोजन आप X2 लिख सकते हो एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो X2 कोल्ड एल्कलाइन, X माइनस XO माइनस, और हॉट एल्कलाइन X माइनस XO3 माइनस। अब एक है MnO4 माइनस, ये कौन सा आयन है? परमैंगनेट। Mn कितना है इसमें? +7। अगर इसे एसिडिक मीडियम दिया जाए स्लाइटली, तो परमैंगनेट आयन डिस्प्रपोर्शनेट्स टू MnO4 2 माइनस एंड MnO2। परमैंगनेट आयन मैग्नेट आयन इन एसिडिक और मैग्नेट एंड मैग्नेट। इसमें कितना Mn कितना है इसमें? Mn is +6 here and it is प्लस। तो मैग्नेट आयन disproportionates in acidic condition to permanganate and manganese dioxide. Reduction, oxidation. तो ये आपका अब क्वेश्चन क्लोराइड डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है? कैन क्लोराइड एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन? कैन क्लोराइड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन? अगर डिस्प्रपोर्शनेशन किसी स्पीसीज का होना है तो उसका हायर और उसका लोअर
कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। बट क्लोरीन का मिनी ऑक्सीजन स्टेट क्या है? -1। हेलोजन की मिनी ऑक्सीजन स्टेट -1 है मैक्सिमम। फ्लोरीन का तो -1 ही होता है और 0 होता है, पर बाकी हेलोजन्स +7 तक भी जाते हैं। तो जैसे था ही पर क्लोरेट में था, तो ये ऑक्सीडाइज तो हो सकता है, पर रिड्यूस किस में होता है? -1 से कम तो कुछ होता ही नहीं है हाइड्रोजन का। तो Cl- कांट अंदर को Br-, Cl-, कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेट मिल सकता है। फ्लोरीन डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, में फ्लोरीन केवल रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। और क्या पर क्लोरेट डिस्प्रोपोर्शनेट शो कर सकता है? कैन दिस स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेट? नो, क्योंकि अगेन इसका +7 है, तो ये रिड्यूस हो सकती है, पर ऑक्सीडाइज होने के लिए कोई चीज़ ही नहीं ऐसी जिसमें Cl+7 से ज़्यादा होता हो। तो दिस टू स्पीसीज नीदर दिस नॉर दिस डिस्प्रोपोर्शनेट। हाँ, लेकिन ClO-, ये 3 रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछाता है बुक में। ClO- कैन डिस्प्रोपोर्शनेट टू Cl- एंड ClO3। यहाँ ये +1 है, -1 और प्लस ऐसे। ClO2- डिस्प्रोपोर्शनेट टू, सनलाइट लगता है जरा सा, Cl-, यहाँ पे कितना है? +2, -1 और ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट, -1 है +5। और ClO3- Cl- एंड ClO4- +5 से हाइपोक्लोराइड डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है, क्लोराइड क्लोरेट। Cl- एंड ClO4- डू नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में दी हुई है काफी। यही पूछते थे ClO2- क्या बनेगा, तो Cl- तो सब में ही बन रहा है, Cl- तो सब में ही बन रहा है रिड्यूस हो गया। ClO से ClO3 बनता है, इससे भी ClO3 बन रहा है, और ClO3 से ClO4 बन रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन करो। Classify the following redox reactions. A, N2 plus O2 2NO. B, lead nitrate PbO NO2 O2 NaH water NaOH hydrogen NO2 OH minus NO2 minus NO3 minus। बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंस वे में नहीं लिखा, बस प्रोडक्ट।
माइनस NO3 माइनस और यहाँ पे NO2। पहला क्या कहलाएगा? रेडॉक्स है क्या? है। N2 0, O2 0, NO में O प्लस -2 N+2। कौन सा है? कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये वाला लेड नाइट्रेट में लेड +2 है, नाइट्रेट पे ओवरऑल चार्ज -1 होता है, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +5। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन +5 होता है। यहाँ पे क्या हुआ? लेड तो +2 ही रहा, ऑक्सीजन -2 ही रही। यहाँ पे एक्चुअली रिड्यूस क्या चीज़ हो रही है? नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 था, तो ये NO3 माइनस, और यहाँ +4 है, तो इट इज गेटिंग नाइट्रोजन गेटिंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 0 है। यहाँ पे सब ऑक्सीजन क्या थे? -2 वाले थे, तो ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड इज अनचेंज ना, नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, तो लेड यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। हियर ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड -2 से 0। नॉट ऑल ऑक्सीजन, कुछ ऑक्साइड वाले फॉर्म में भी है, बट सम ऑफ द ऑक्साइड। एंड नाइट्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड +5 से +4। ये डिकम्पोज हो गया। ये वाला डिस्प्लेसमेंट सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड में ये H- को डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ से H2O, तो हाइड्रोजन बन रहा है। दिस वन ये डिस्प्लेसमेंट, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है -1 से 0। नॉर्मली हाइड्रोजन रिड्यूस होकर इवॉल्व होता है एसिड और से, पर ये कैसा केस है? इसमें NaH में हाइड्राइड है, तो वाटर इज एक्चुअली डिस्प्लेसिंग हाइड्राइड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, -1 से 0, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होगा? NO2 में नाइट्रोजन +4, NO2 माइनस में +3 और NO3 माइनस में +5, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज गेटिंग डिस्प्रपोर्शनेटेड टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस Super.